हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान इन कोलैबोरेशन विद सुन्ने आईएएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ द जेकेएस 2023 एंड अलोंग विद द डिस्कशन ऑफ दीस क्वेश्चंस वी आर आल्सो गोना अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स एसोसिएटेड विद दीस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 31A। अब अगर हम समझें, आर्टिकल 31A है, आर्टिकल 31B है, आर्टिकल 31C है। आर्टिकल 31A और B जो हैं दे वर एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। और अगर हम आर्टिकल 31C की बात करते हैं, इट हैज बीन एडेड लेटर बाय द 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। अब अगर हम आर्टिकल 31A को समझते हैं तो आर्टिकल 31A जो था बेसिकली 5 कैटेगरीज जो थी पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड लॉज बनाए गए थे। इन 5 कैटेगरीज में आपका एस्टेट्स हो गया, प्रॉपर्टी होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ द रोल ऑफ द डायरेक्टर्स हो गया, माइनिंग लीसेस होगी, ये सब जो थे ये 5 कैटेगरीज में आते थे। और इन 5 कैटेगरी से एसोसिएटेड कोई भी लॉ अगर बनाया जाएगा, दे वर इम्यून टू द जुडिशरी और टू द जुडिशियल रिव्यू। अब रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और उसमें भी पर्टिकुलरली कौन से 2 प्रोविजन, आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। तो अगर हम इसको एक कंक्लूजन वे में या कंक्लूडेड वे में अगर हम इसकी बात करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली 5 कैटेगरीज से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उनको वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोविजन 14 और 19 नहीं माना जाएगा और जुडिशरी उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। दैट वाज द जिस्ट ऑफ आर्टिकल 31A। अब अगर हम आर्टिकल 31B की ब्रीफली बात करें तो 9th शेड्यूल जो था बेसिकली वो ऐड किया गया था, और 9th शेड्यूल में ओरिजिनली 13 लॉज जो थे वो बेसिकली ऐड किए गए थे कंटेम्पररी। राइट नाउ देयर आर 280 प्लस लॉज। 31C की अगर हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली आर्टिकल 39 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, उससे रिलेटेड B और C जो क्लॉजेस थे इनको इम्यून रखा गया था फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द जुडिशरी एज पर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स 14, 19 एंड 31। अब 31 तो हट गया आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो अभी फिलहाल 14 और 19 जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर बेसिकली विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द वायलेशन इफ any law is being made to implement the directives mentioned in article 39B and C। ये 3 आर्टिकल्स की कहानी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ वापस। Now first statement is it doesn't immunize the state law from judicial review unless it has been reserved for the president's consideration and has received his assent। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल लॉ की, तो अगर सेंटर जो है कोई लॉ बनाता है तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड एज इम्यून फ्रॉम द जुडिशरी। लेकिन अगर स्टेट लॉ कोई या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो किसी तरह का लॉ बनाता है, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड ऑटोमेटिकली इम्यून अनलेस assent of the president has been given to it, and it has been mentioned in article 31। it has been mentioned in article 31A clause 1 sub clause E। so technically speaking this statement is right। second statement पे आते हैं, this article doesn't provide the payment of compensation at market value when the state acquires the land held by a person for his personal cultivation। सेम क्लॉज में, सब क्लॉज में ये भी मेंशन है कि एक सीलिंग लिमिट जो होगी वो दी जाएगी, और अगर सीलिंग लिमिट के अंदर जो है अगर गवर्नमेंट एक्वायर करती है लैंड तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब स्टेटमेंट उसका बिल्कुल उल्टा बोल रही है, डजंट प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन एट द मार्केट वैल्यू बट देयर इज ए कंडीशन ऑफ प्रोवाइडिंग द कंपनसेशन एट द मार्केट वैल्यू। सो दिस स्टेटमेंट इज wrong। So the right answer is
ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 4 बेसिकली जो थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो ऐड किए गए थे। पहला जो था वो था आर्टिकल 39। सेकंड जो था, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 39, दूसरा था आर्टिकल 39 सॉरी ए, फिर था आपका आर्टिकल 43 ए, और चौथा था आपका आर्टिकल 48 ए। सो ये 4 जो थे बेसिकली आर्टिकल्स ये ऐड किए गए हैं बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 to promote the first statement to promote the equal justice and provide free legal aid to the poor। ये बेसिकली है आर्टिकल नंबर 39A। so it has been added by the 42nd constitutional amendment act, so this statement is right। second, to take steps to secure the participation of the workers in the management of industries, again article 43A, again the statement is right। last, to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife, article 48A है ये, again added by 42nd constitutional amendment act। in the official key of the JKS I have seen the option, I think 1 and 2 has been given, but it is the wrong answer। right answer क्या है हमारा, option D। so all the 3 statements, all the 3 laws or all the 3 directives we can say they have been added by the 42nd constitutional amendment act। moving on to the next question, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं 9th शेड्यूल की, तो 9th शेड्यूल हैज नॉट बीन द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर हम इसको समझते हैं, देखिए 9th शेड्यूल एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है एग्जाम में भी सेम लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन इट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनेक्टेड 9th शेड्यूल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर एग्रेरियन रिफॉर्म्स। यहां पर प्रॉब्लम है, इट हैज नॉट बीन द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस स्टेटमेंट गोज wrong। second, to reduce the discrimination and denial of equal protection of laws guaranteed to the citizens under article 14 of the constitution, absolutely right। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 जो है बेसिकली टॉक्स अबाउट 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ, द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, सो देयर हैज बीन 2 aspects of the article 14, one is the equality before law and the other is equal protection of law। अगर हम equal protection of law की बात करते हैं, तो equal protection of law जो है वो बात करता है affirmative action की by the state, affirmative action मतलब the policies related to the reservation, the policies which basically try to bring the disadvantaged sections of the society at par with the mainstream society। तो अगर हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो ये जो फीचर है हमने कहीं ना कहीं यूएसए से बोरो किया है और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को एक नेगेटिव एस्पेक्ट में भी कभी कभी देखा जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करते हैं, सो एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, बट एट द सेम टाइम स्टेट डजंट प्ले द रोल ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। यहां पर वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले किया जा रहा है, यहां पर वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले नहीं किया जाएगा। यहां पर स्टेट पुलिस स्टेट का रोल जो है वो प्ले करेगी, बोरोड फ्रॉम द यूके। सो व्हेन वी कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ,
to reduce the discrimination and denial of equal protection of laws guaranteed to citizens under Article 14 of the Constitution. Now remember, here it is related to 9th schedule of the Constitution. And what the government has done related to the 9th schedule of the Constitution, government has tried to bring the land reforms, to abolish the zamindari system, which the British India has witnessed for a very, very long time. So this statement is right. Third statement is, after the landmark judgment of the Supreme Court in 2007, that was the I.R. Kohilo versus State of Tamil Nadu 2007 केस. अब इस केस में बड़ा क्लियरली जुडिशरी ने ये बोला था कि भैया ऐसा है कि एनी लॉ विच इज रिलेटेड or which comes in violation with the basic structure of the Constitution, that also comes under the purview of the Indian judiciary. And moreover, after the landmark date of the 24th April 1973, जब केशवानंदा भारती का वर्डिक्ट हुआ था, उसके बाद जितने भी लॉज हैं वो सभी जुडिशियल प्रिव्यू में आएंगे. हालांकि वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, दे विल बी बेसिकली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. तो अगर हम बात करते हैं आफ्टर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2007, द नाउ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल इज दैट एनी लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू कोर्ट्स स्क्रूटनी. दैट इज ट्रू. हालांकि स्टेटमेंट में थोड़ा सा अगर हम देखें कंडीशन ऐड हो सकती थी, बट स्टिल इट मस्ट बी कंसीडर्ड राइट. सो द स्टेटमेंट इज राइट. तो यहां पर हमारा स्टेटमेंट 1 है गलत, 2 है सही, 3rd है सही. So the right answer is B, 2 and 3 only. Moving on to the next question. अगला क्वेश्चन है हमारा, consider the following statements regarding Hindu Succession Act. अब समझ लेते हैं हम हिंदू सक्सेशन एक्ट है क्या. बेसिकली देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है ये बात करता है रिलेटेड टू द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. It also talks about the concept of the Hindu family, the Hindu joint family. It also talks about the co-parcenary system. Co-parcenary system का मतलब होता है joint ownership. Joint ownership of the property. और कौन सी प्रॉपर्टी? Ancestral property. अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करते हैं, so basically there are 2 schools. एक है हमारा मिताक्षरा स्कूल, एक है हमारा मिताक्षरा स्कूल, और एक है हमारा दया भागा स्कूल. ये 2 स्कूल हैं विच बेसिकली आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स टू द हिंदू लॉज. अब हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, इट इज रिलेटेड, इट्स प्रोविजंस आर बेस्ड अपॉन द मिताक्षरा स्कूल. पहली चीज. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट द हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड नो वी आर कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, तो 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी को पार्सनरी प्रॉपर्टी. को पार्सनरी का क्या मतलब होता है? ज्वाइंट हेयरशिप. विच इज रिलेटेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अब इसमें कुछ बदलाव लाए गए. अगर हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ बदलाव लाए गए थे 2005 में. और हिंदू सक्सेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अर्लियर दे यूज्ड टू बी द लॉ दैट ओनली द मेल हेयर्स अप टू द 4 जनरेशंस ओनली. अगर ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं, इट गोज अप टू द 7 जनरेशंस. तो ज्वाइंट फैमिली क्या होगी? देयर आर हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, एंड इट गोज अप टू द 7 generations. That will be considered as the joint family. But when we talk about the co-parcenary, the joint heirship, when we talk about the ancestral property particularly, it will go up to the 4 generations only. So if there is a person and now he is giving the ancestral property, तो अब ये किसको देगा? अपने बेटे को. ये बेटे का बेटा जो होगा ये उसको जाएगी, फिर उसके बेटे या बेटे को, और यू नो वी कैन से इवन ग्रैंडसन, or we can say great grandson. So if there is a person A and he is the father, so father से son, son से grandson, and son से great grandson. Now understand this,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इन सबका बराबर का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक का ज्यादा होगा, बट ओनली अप टू द 4 generations, और इफ द फादर डाइज देन इट विल एक्सटेंड टू अनदर जनरेशन। तो ये एक एक स्टेप ऐसे आगे चलता रहेगा, समझ गए। अगर हम आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो अर्लियर सी देयर हैज बीन ओनली मेल्स, नाउ द डॉटर इन द फैमिली इज ऑल्सो इंक्लूडेड, सो not wives but only daughters, but females are included but only daughters, ठीक है। वापस चलते हैं। now Hindu women's right to be co-partner, joint legal heir and inherit ancestral property on equal terms, so this statement is now right because the change has basically been brought। second statement की अगर हम बात करते हैं, it applies to everyone who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew, Buddhist, Sikh and Jain by religion। Now this statement is basically wrong। अब इसका रीजन क्या है? अगर हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 जो है ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो बात करता है बुद्धिस्ट, सिख और जैन्स, इन पे एप्लीकेबल है हिंदू सक्सेशन एक्ट, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल to the Muslims, Christians, Parsis and Jews। so basically ये जो पोर्शन है ये क्या है? गलत है यहां पर। so this statement is wrong। coming on to the next statement, Kerala is the only state to have abolished the Hindu joint family system in 1975। that is absolutely true। केरला इसकी जगह ज्वाइंट टेनेंसी का जो कंसेप्ट था, ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मंथन 2.0 स्टार्ट होने जा रहा है। मंथन 1.0 हो चुका है, मंथन 2.0 स्टार्ट हो रहा है, एंड देयर आर द 15 टेस्ट, 10 आर द सेक्शनल टेस्ट एंड 5 आर द फुल लेंथ टेस्ट। आई नो देयर हैज बीन लिटिल टाइम लेफ्ट राइट नाउ, बट if you are prepared, if you are already have covered all the syllabus of the JKS prelims, then it is the right time to apply for the Manthan test series। the test series are up to the very standardized quality। किसी भी चीज की आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, the faculty is also available, the mentorship is also available, so you can call the number mentioned below, or you can also visit the branch of the Sunne IAS of Jammu। okay, moving on to the next question now। Now see, consider the following sentences regarding the president's pardoning powers in the USA। अब अगर हम USA की बात करते हैं, तो in the previous year there has been news regarding the Trump's trial going on, और इस साल कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को जो थी वो सेंटेंस भी हो चुकी है। so when we talk about the president's pardoning power, the first statement, all presidents shall have the power to grant reprieves। अब reprieves क्या होता है? reprieves होते हैं to suspend the punishment or the sentence for a temporary period of time, and pardon to completely absolve the punishment for offenses against the United States except in cases of impeachment। अगर हम बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, there are total 27 constitutional amendments, there are total 7 articles, shortest constitution of the world। article 2 का जो section 2 है, उसमें ये basically mention है statement 1। I know it is little difficult, how will we look on to the such kind of information, and that is also not related to the Indian constitution, but since it has been in the news, so such kind of, it's a tricky question I will say, but such kind of question came out, unfortunately I will say। but all presidents shall have the power to grant reprieves and pardons for offense against the United States except in cases of impeachment as per the article 2 section 2 of the US constitution। this is the right statement। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं रिप्रीव की, पार्डन की ऑफ द प्रेसिडेंट एज पर सेक्शन 2 ऑफ द आर्टिकल 2 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द फेडरल केसेस।
तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल क्राइम्स को लेके रिलेटेड है, स्टेट क्राइम्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टेट क्राइम्स को लेके कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है अभी तक फेडरल कोर्ट द्वारा ऑफ द यूएसए। तो द पावर अप्लाइज टू बोथ फेडरल क्राइम्स एंड स्टेट क्राइम्स। स्टेट क्राइम्स पे अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ फेडरल क्राइम्स पे होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Those pardoned by the president cannot be tried under the laws of the individual states. Now see, in the USA there is not an integrated judiciary, there is an independent judiciary. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? दैट द फेडरल कोर्ट एंड द स्टेट कोर्ट दे आर एट इक्वल प्लेटफॉर्म, दे आर एट पार। यहां की तरह नहीं कि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि वहां पर एक सेकंड सर्किट का जो है वो कंसेप्ट है। सेकंड सर्किट क्या कहता है कि अगर देयर आर ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और 13 स्टेट कोर्ट्स, जहां पर आप हायर कोर्ट पे अप्लाई, सेकंड सर्किट जिसको बोला जाता है, उस पे अप्लाई कर सकते हो, बट दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है कि हाई कोर्ट और द स्टेट कोर्ट और द फेडरल कोर्ट दे आर एट पार। So those pardoned by the president cannot be tried under the laws of the individual states. That is wrong, because individual states जो है वो state crimes को लेके ट्रायल लेंगी, और state crimes जो हैं they are out of the preview of the section 2 of the article 2 of the US Constitution. So this statement is again wrong. So the right answer is A, option A only. Moving on to the next question. Consider the following statements regarding प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। चलिए अब समझते हैं हम आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं तो दो तरह की डिटेंशन होती हैं, एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर हम प्यूनिटिव डिटेंशन की बात करते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि कोर्ट में ट्रायल होगा और कोर्ट में अगर आप गिल्टी वर्डिक्ट में आते हैं, देन यू विल बी और यू विल हैव द पनिशमेंट एज पर गिवन बाय द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। सो प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है बाय गोइंग थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ द ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है, इट इज बेसिकली द डिटेंशन बाय द स्टेट बट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन ओनली, कि ये भाई आगे जाके कोई गड़बड़ी करने वाला है और दैट पर्सन माइट डिसरप्ट द पब्लिक ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे माइट detain you on the basis of the preventive detention. So technically speaking यहां पर आपका ट्रायल नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन की, तो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1, 2 और 3, ये तीन क्लॉजेज जो हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द प्यूनिटिव डिटेंशन। 1 और 2 जो है बेसिकली ये बात करते हैं रिगार्डिंग द hiring of the lawyer. One should know the reason for which they have been detained, and within 24 hours they must be presented before the honorable judiciary. Third जो है basically clause, ये बात करता है दो चीजों की। ये बात करता है exception in article 21 clause 1, 22 clause 1 and 22 clause 2। अगर हम थर्ड क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। एक है इसमें enemy alien और सेकंड है द पर्सन विच विल बी डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो भी ये एक्सेप्शन के तौर पे आ जाएगा अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 से लेके क्लॉज 7 तक बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। Now, coming back to the question, the preventive detention involves the containment of a person to keep him, her from committing future crimes or escaping future prosecution. That is true now. हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, हमने आर्टिकल 22 क्लॉज 3 की बात की, एक्ट्स एज द एक्सेप्शन फॉर द आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर रीजन। दैट इज ट्रू। ए जो है वो एनिमी एलियन की बात करता है और बी जो है वो द पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। थर्ड, Bengal Regulation 3 of the 1818. Now, it was the East India Company Act
और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट क्या था कि आपको कोई रीजन नहीं देना है एंड यू कैन डिटेन द पर्सन ऑन द ग्राउंड दैट पर्सन माइट बी अ थ्रेट to the law and order of the Britishers at that time. So Rowlatt Act of 1919, very popularly called as the Anarchical and Revolutionary Crimes Act. Indian people used to call it as Black Act. Rowlatt Act of 1919 were enacted to empower the government to arrest anyone for preventive detention. Also Rowlatt Act क्या करता था, you can arrest anytime anybody without giving any kind of cause. Again, this is the right statement. So all the three statements are right. So option D is the right answer. Consider the following statements regarding Article 371A. Article 371 जो है basically it is also related to the special provisions and it is related to the different states. 371A की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो it is related to Maharashtra and Gujarat. Similarly 371 की बात करते हैं तो महाराष्ट्र एंड गुजरात. 371A की बात करते हैं इट इज रिलेटेड टू नागालैंड. सिमिलरली देयर आर लिस्ट अप टू द J. 371B टू द असम, 71C मणिपुर, D जो है वो आंध्र प्रदेश का है, E जो है वो भी आंध्र प्रदेश का, बट इट इज नॉट ए स्पेशल प्रोविजन, इट इज बेसिकली द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. अगर हम F की बात करते हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका. These are the states which are having the special provisions being given under different articles after 371 of the Constitution. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं statement की, it says that in some matters the acts of the parliament relating to the matters would not apply to the state unless the state legislative assembly decides to include laws that may interfere with customs, social practices, etc. and the ownership of their land. It entrusts the governor of the state with special responsibility for law and order in the state. The state mentioned in the above statement is. तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो बेसिकली स्पेशल प्रोविजन क्या है ये कि स्टेट से बिना पूछे आप नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेट जो है उसके कुछ अपने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जोग्राफिकल टेरेन बड़ा स्पेशल है, जो डेमोग्राफी है वो काफी स्पेशल है, एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, जिस तरह से आर्टिकल 370 होता था जम्मू और कश्मीर के लिए, सिमिलरली आर्टिकल 371A जो है वो किसके लिए है, नागालैंड के लिए. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नागालैंड. अगला क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल. अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स की, और जहां हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं तो देयर आर आर्टिकल 152 टू 237. तो 152 से 237 जो आर्टिकल हैं इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर्स और द गवर्नर्स और द हाई कोर्ट्स. अगर हम समझें इस चीज को, आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 161 जो है इट इज रिलेटेड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट. सिमिलरली आर्टिकल 162 से लेके 213 तक स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 214 से लेके 237 237 हाई कोर्ट से रिलेटेड है. इसको इस तरह से याद रख सकते हैं हम. Now, when we talk about the Article 169 particularly, it talks about the abolition and creation of the state legislative councils. Right now, there are only 6 states which have the state legislative councils. पहले जम्मू और कश्मीर का भी होता था, but after the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019, everything has gotten changed. Now, the 6 states are UP, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and Karnataka. Very easy to remember. Now, coming back to the question, its establishment is defined in Article 169 of the Constitution of India. That is absolutely right. So this is the right statement. Second statement क्या है? The strength of the Legislative Council should not exceed 1/3 of the total number of members of the Legislative Assembly, and it should not be less than 40. So basically आर्टिकल 171 जो है उसके क्लॉज 1 में ये mentioned है. So this statement is also right. 1/6 of the members are nominated by the governor based on their special knowledge. There are 5 fields, everybody knows. In the case of parliament there are 4 fields. और यहाँ पर कौन सी है? लिटरेचर है, आर्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, साइंस है. तो when we talk about
the 1/6 members nomination, everybody knows it is a right answer. Legislative councils are subject to dissolution, 1/3 of their members retire every second year. ये statement तो सही है, but they are not subject to resolution. So this portion is wrong, because legislative councils हुए या फिर राज्यसभा हुई, they are not or they are indissolvable houses. So statement 4 is wrong. 1, 2 and 3 are right. So only 3 statements are right. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए, which of the following is considered as a tender vote? Very popular question. एंड राइट नाउ सिंस वी ऑल नो अभी इलेक्शन हुए हैं, इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ सकता है और क्या पता कुछ और किसी और टाइप का वोट आए. सो वी विल डिस्कस ऑल द वोट्स. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स एंड देयर आर टेक्निकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स. इसमें सबसे पहला जो है वो है बेसिकली हमारा चैलेंज्ड वोट. अब चैलेंज्ड वोट क्या होता है? चैलेंज वोट होता है, मान लीजिए कोई इंसान जो है वो वोट देने जा रहा है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को कोई दूसरा इंसान चैलेंज कर देता है. अब जो पोलिंग बूथ होता है वहां पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा होता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा वेदर दैट पर्सन इज जेन्युइन और नॉट, सिंस दैट पर्सन्स आइडेंटिटी हैज बीन चैलेंज्ड या किसी तरह की कंप्लेंट डाली गई है. सो दैट इज कॉल्ड एज चैलेंज्ड वोट. देन देयर इज द टेस्ट वोट. तो अगर हम बात करते हैं टेस्ट वोट की, अगर कोई इंसान, कोई वोटर जो है वो मतदान देने करने जाता है और वहां पर वीवीपैट में जो पर्ची है, मान लीजिए अगर किसी ने पार्टी ए को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट में जो पर्ची 7 सेकंड के लिए बाहर आती है वो आती है किसी पार्टी बी की, तो इसका मतलब क्या है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, ईवीएम में कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, खराब है. इसका मतलब वो पूरा का पूरा पोलिंग बूथ जो होगा, पोलिंग बूथ में दिक्कत हो जाएगी. अब वहां का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वहां की जो अथॉरिटीज होंगी, वो इमीडिएटली इस चीज को अगर पता चलता है एंड दैट पर्सन गिव्स द कंप्लेंट टू द पर्सन, टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, व्हाट विल हैपन? दे विल अगेन टेल द पर्सन टू अगेन वोट फॉर द पार्टी और अगेन एक्सरसाइज हिज और हर वोट. और फिर से वीवीपैट में चेक किया जाएगा कि जो बटन दबाया गया क्या वही पर्ची जो है वो वीवीपैट में आई है उसी पार्टी की कि नहीं आई है. अगर तो नहीं आती है तो इलेक्शन कैंसिल कर दी जाएगी उस पोलिंग बूथ में, और अगर सेम पर्ची आती है तो पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा उस पर्सन को. सो दैट सेकंड अटेम्प्ट फॉर द सेम पर्सन इज एक्चुअली कॉल्ड एज टेस्ट वोट. समझे आप? थर्ड जो है हमारा वो होता है टेंडर वोट. अब टेंडर वोट क्या होता है? टेंडर्ड वोट होता है व्हेन द वोट विच यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज, जो देने जा रहे हैं आप, वो ऑलरेडी कोई दे चुका है आपकी आइडेंटिटी पे. तो जहां पर आप जा रहे हैं आपको एक पर्ची दी जाती है एज योर आइडेंटिफिकेशन. उस आइडेंटिफिकेशन को क्रॉस चेक किया जाता है, लेकिन उस पर्ची के बेसिस पे ऑलरेडी कोई वोट दे चुका है, आपकी आइडेंटिटी के बेसिस पे ऑलरेडी एक वोट जो है वो एक्सरसाइज हो गया है, बट यू हैवंट बेसिकली एक्सरसाइज योर वोट एट ऑल. सो नाउ यू बीन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी. अगेन एक स्पेशल फॉर्म होता है, फॉर्म 17B और 17C होता है, उसमें आपका नाम लिखा जाएगा और उस फॉर्म के बाद आपको पेपर बैलेट से वोट देने का जो है बेसिकली अधिकार दिया जाएगा, और उसको बाद में अलग से रखा जाएगा फॉर द फर्दर स्क्रूटिनाइजेशन. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टेंडर्ड वोट. टेंडर्ड वोट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जिनकी वोटिंग या इलेक्शंस में ड्यूटी लगी होती है, उनको भी एक दिन पहले देना पड़ता है, बिकॉज या और द डेट वट एवर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटीज, बिकॉज दे विल नॉट बी अवेलेबल on the date of the election, because since their duty is on some other place, so they are also being given the right of the tendered vote. Third is the proxy vote. Proxy vote होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले से बता दिया जाता है कि भाई यहां से proxy vote जो है वो एक्सरसाइज होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज सम आर्मी ऑफिशियल और आर्मी पर्सनल which is posted, who is posted in in some other place and outside his or her constituency, तो क्या होगा वहां पर? the other person will go and they will exercise the vote on their behalf. और वो जो वोट देंगे तो लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर होगी वहां पर जो होती है वोटिंग की जो इंक है वो मार्क कर दी जाएगी. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी वोट. ब्लाइंड एंड इन्फर्म वोट, द पर्सन इफ
having the special ability, if the person cannot have the visual ability, blind hai, then the person will be accompanied by another person, and that person with the blind person will exercise the vote as per the instructions of the blind person. So that is called as blind and infirm vote. Now since we understood all the different types of votings, now we'll go back to the question, which of the following is considered as tender vote. अब tender vote हम समझ चुके हैं. This refers to a vote cast by another person on behalf of the visually challenged person. तो ये क्या है? ये तो blind infirm vote है. तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन गलत है. This refers to the vote cast by a person even after another person has already voted. This is what we were discussing about the tendered vote. So this option is right. This refers to a vote cast by another person on behalf of army personnel. तो ये क्या है? ये है हमारा proxy vote. This refers to a vote cast by a person whose name is not on the electoral roll. तो अगर नहीं है तो allow नहीं किया जाएगा. So again wrong and option B is the right option. The disqualification on the ground of the defection does not apply to which of the following reasons? Now here we are basically talking about the anti-defection law. Anti-defection law जो था, it basically came with the 52nd Constitutional Amendment Act 1985. और जब एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, the rules and regulations are being, or they are in the hand of the speaker or the chairman of the house, and as per the Quijotto Holohan case, Supreme Court is the final authority regarding the anti-defection law. Now there are certain exceptions in the anti-defection law also. अब बात करते हैं हम statements की. If a member goes out of his party due to the merger of the party with another party, तो अगर 2/3 of the total members, पहले 1/3 होता था, बाद में चेंज हो गया था by the 91st Constitutional Amendment Act, तो 2/3 अगर members पार्टी के जो हैं वो छोड़ के मर्जर कर लेते हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, so the anti-defection law will not be applied. So this statement is right. This is an exception to the anti-defection law. Coming on to the second statement, if a person after being elected as the presiding officer of the house voluntarily gives up the membership of his party and rejoins it after he ceases to hold that office, that is also true. It is an exception to the anti-defection law. So option C, both are the correct answers. Going on to the next question. All India mock test series 1.0 is getting started now. The date is 13th of October 2024. The timings has been mentioned, and this is merely just one test. We are trying our best to conduct at least 4 tests. And mock tests, as you all know, are the most crucial things, because when we talk about the mock tests, तो आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं. You are able to evaluate your preparation also. You are able to rectify your mistakes, and at the same time you are able to stabilize your temperament in the examination. So I will highly recommend that you can give the mock test series, and not just one, at least कम से कम 3 full length जो टेस्ट हैं वो प्लीज आप दीजिए. Now going on to the next question. Now which of the following has the oldest act of the freedom of press? तो इसका आंसर है स्वीडन. 1766 में ये एक्ट आया था, एंड इट हैज बीन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एक्ट विच वाज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ प्रेस. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल. नाउ अगर हम रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल की बात करते हैं, तो बेसिकली इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द रियल एस्टेट एक्ट ऑफ 2016. 2016 में बना था, एंड इट इज अ ट्राइब्यूनल. सो ऑब्वियसली द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्राइब्यूनल आर बेस्ड अपॉन द नेचुरल जस्टिस. इसी के साथ कोई रिटायर्ड या कोई एक्टिंग हाई कोर्ट जज जो होगा, दैट कैन बी द चेयरमैन ऑफ द रियल एस्टेट एपिलेट ट्राइब्यूनल, एंड द टेन्योर विल बी ऑफ 5 years और 67 years ऑफ एज. इसी के साथ रीअपॉइंटमेंट के लिए दे आर नॉट एलिजिबल. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट
appellate tribunal, the chairperson or has been a judge of high court. So this statement is right. Chairperson and members are eligible for reappointment, so they are not eligible for reappointment. This statement is wrong. The tribunal is bound by rules and procedures of the Civil Procedure Code of CPC. The tribunal is actually bound by not the rules and procedures but by the rules and procedures of the natural justice. This statement is again wrong, so the right answer is option A, one only. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल जो है उसके रिलेटेड ये है, तो समझते हैं हम. तो जीएसटी काउंसिल जो था वो पहली बार फॉर्म हुआ था 12 सितंबर 2016 में. लास्ट मीटिंग इनकी जो है वो 22 जून 2024 को हुई है. दिस इज एक्चुअली द 53rd जीएसटी काउंसिल. और अगर हम बात करते हैं वोटिंग की, तो वोटिंग में यहां पर क्या है, 3rd and 3/4 मतलब 75% of the voting must be done of the present and voting, and central government weightage will be 1/3 of the total votes and the state government weightage will be 2/3 of the total votes. क्वेश्चन की तरफ आते हैं वापस. A simple majority of the members present and voting shall take every decision of the council. हमने डिस्कस किया नॉट सिंपल मेजॉरिटी, पर क्या होगा यहां पर 3/4 मेजॉरिटी. 3/4 मतलब 75%. सिंपल मेजॉरिटी कितनी होती है 51%. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल वे 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट ईच. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने कितनी डिस्कस की 2/3. अगेन दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. तो जो नेवा है बेसिकली ये सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था, and it is related to the state legislatures and the union territories UTs हमारी जो है वहां पर जो पेपर वर्क है अब वो नहीं रहेगा, इट विल बी पेपरलेस. सो नीवा इज दैट प्लेटफॉर्म. इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी आई है जिसका नाम है एम नीवा. Now it will help the members to carry out their duties in the house efficiently in a paperless manner. Absolutely right. Niva will completely eliminate the process of sending out the notice again. Right. Mobile app of Niva क्या है, mNiva has made information on the conduct of business in legislatures accessible anytime, anywhere to everyone. So all the three statements are right. So all the statements are correct. Option C. Moving on to the next question. If you want to revise the entire syllabus quickly, then there are the material which are being devised by the Sunne IAS in the form of different components. Compartmentalization की गई है, अलग अलग MCQs section wise जो हैं वो बनाए गए हैं for the modern history, for the Indian economy, ancient, and you can even see how many MCQs are here. So if you want to purchase the courses, you are welcome to log into sunneis.com, or you can even call on to this number. WhatsApp number is also operating on this number, and you can also visit to the Jammu center of the Sunne IAS. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Consider the following regarding the Flag Code of India 2002, which was amended wide order dated 30th December 2021. अब अगर हम इसकी बात करें तो 30 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो थी हमारी, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स जो थी वो लाई थी, चेंजेस लाए थे. चेंजेस क्या थे? अर्लियर बिफोर 2021 जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था उसके हिसाब से फ्रॉम द सनराइज टू द सनसेट ओनली वी कैन होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. बट नाउ आफ्टर द चेंजेस हैव बीन मेड, द national flag of India can be hoisted 24/7, but we need to follow the protocols of the flag code of India. तो अब दिन रात जो है वो हम hoist कर सकते हैं.
Secondly, when we look at the 2021, there has been the Azadi ka Amrit Mahotsav, celebrating the 75 years of the independence of our country. So आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ये जो चेंजेस थे ये लाए गए थे, एंड देयर हैव बीन द 9 डिफरेंट डायमेंशंस आल्सो. रेशो कितना रहता है फ्लैग का 3:2, लेंथ इज टू विड्थ का, एंड दीज आर द 9 प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशंस. यही 9 रहेंगे. यूपीएससी में भी ये सवाल आ चुका है ऑलरेडी. द फ्लैग इज डिस्प्लेड इन द ओपन और डिस्प्लेड on the house of member of public. It may be flown day and night. So earlier there was sunrise to sunset, but now there is day and night. This statement is right. A member of a public, private organization, educational institution may hoist, display the national flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise. That is also right. No other flag or bunting should be placed higher than or even side by side with the national flag. Absolutely right. So all the statements are correct. Option C is the right answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. Consider the following statements regarding minority status. Minority status of religious and linguistic communities is state dependent. Now, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये वर्डिक्ट दिया था that the minority status of the religious and the linguistic communities will be state dependent. So this statement is right. And talking about the article 29 and 30 cultural rights की बात करते हैं of the fundamental rights of the constitution, part 3rd of the constitution, the conscience of the constitution. Religious or linguistic community which is a minority in a particular state can inherently claim protection and right to administer and run its educational institutions under article 29 and 30 of the constitution. Absolutely right. So statement 1 is also right, statement 2 is also right. So option C is the right answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Consider the following statements. Defamation is a reasonable restriction on the fundamental right to freedom of speech and expression. Statement second, the right to reputation is inherent right under article 19. अब article 19 क्या है? article 19 जो है वो 6 fundamental freedoms देता है under the part 3rd of our constitution. और जो 6 fundamental freedoms है article 19 clause 1 में mentioned है, और article 19 clause 2 जो है उसमें मेंशन है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू द 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स. तो अगर आर्टिकल 19(1) जो है वो बात किसकी करता है? फ्रीडम्स की. तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो किसकी बात करता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की है? डिसरप्शन ऑफ द पब्लिक ऑर्डर हो गया, डेफमेशन होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया. सो ऑल दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस व्हिच एक्चुअली मेक्स आर्टिकल 19 एज द नॉन एब्सोल्यूट राइट. अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, देयर इज ओनली वन फंडामेंटल राइट व्हिच इज एब्सोल्यूट इन नेचर, दैट इज बेसिकली आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो 19 में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज 2. Now, defamation is one of the reasonable restrictions as we have discussed. So this statement is right. Statement 2, the right to reputation is the inherent right under article 19. It is not under article 19. Actually, ये है article 21 of the constitution, जहां पर right to reputation जो है it is an inherent right. So statement 2 is wrong. So statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So option C is the right answer. Moving on to the last question. Consider the following statements. So it is a assertion and reason question. The legislature of the state otherwise provides by law the English language shall continue to be used for those official purposes within the state. तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द रीजन इज, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली राइट. नाउ लुकिंग एट द रीजन,
The legislature of a state may by law adopt any one or more of the languages in the use of the state or Hindi as a language to be used by all or any of the official purposes of the state. So article 345 जो स्टेट को पावर देता है, बेसिकली क्या देता है कि कोई भी स्टेट किसी भी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बना सकती है. एट द सेम टाइम ये भी लिखा गया है नीचे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको कंटिन्यू भी कर सकती है. सो अगेन दिस इज द राइट and both are basically coming in synchronization. This is the right statement because the legislature of the state may by law. So a very simple way to understand assertion and reason, how to attempt assertion and reason. आप पहली statement पढ़िए और उससे पहले उसके आगे because लगा दीजिए. It will make sense automatically. ठीक है? So this is the right answer and the reason is right for the assertion. So option A is the right answer. I hope this video has been informative for you and whatever concepts we have discussed, they might help you in the upcoming JKS prelims examination. And for more such videos, do subscribe the channel. Thank you.